हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखा था। केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने पहला लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने ये देखा था कि भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। दूसरी एक और स्टेटमेंट दी थी कि द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शंस। मास ना तो आपका पैदा किया जा सकता है, ना ही आपको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसी लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे हमने एक न्यूमेरिकल्स भी किया था। ठीक है, तो उसी बेस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पे एक और न्यूमेरिकल्स आपको और बनता है। ठीक है, वो आज हम इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के बेसिस पे ही है ये न्यूमेरिकल। क्या कहता है, इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, जो बोलता जाए वैसे वैसे लिखता जाओ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, हमने क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, रिएक्ट किससे कर रहा है, इथेनोइक एसिड प्लस का इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड द प्रोडक्ट क्या बताया था, एरो के बाद में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एरो के बाद क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल गया, प्लस सोडियम इथेनॉइड, प्लस का सोडियम इथेनॉइड। जो बोलता जा रहा है वो आप लिखते चले जाओ उसमें। ठीक है, क्वांटिटी क्या है, 5.3 ग्राम तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कितना है, 5.3 ग्राम। ठीक है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एंड 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ये क्या आपका 6 ग्राम है क्या, इथेनोइक एसिड। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 2.2 ग्राम। 2.2 ग्राम क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, 0.9 ग्राम वाटर, 0.9 ग्राम क्या है, वाटर है। ठीक है, एंड द सोडियम इथेनॉइड हमें नहीं दे रखा, इसलिए उसका सोडियम इथेनॉइड का क्या पूछा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ द सोडियम इथेनॉइड। सोडियम इथेनॉइड का हमें क्या पूछा है, वेट पूछा है। ठीक है, हमें इसको अगर हमें नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, इसका x ग्राम मानेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें सोडियम इथेनॉइड का हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वेट। जितना भी जो भी आपका एक्सपेक्टेड वेट बनता है उसका वेट हमें निकालना है। तो हमें क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है इसमें कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना भी है रिएक्टेंट है वो टोटल मास उसका टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होगा। रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है, सोडियम इथेनॉइड का जो मास है और इथेनोइक एसिड। रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट है और इथेनोइक एसिड है। तो टोटल मास इसका क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, एरो के लेफ्ट साइड में जितना भी होगा सभी क्या होगा, आपका रिएक्टेंट होगा। तो रिएक्टेंट में कौन कौन सा है, 5.3 ग्राम और 6 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट के लिखो 5.3 प्लस का 6। ठीक है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, एरो के जस्ट राइट साइड में वो क्या होता है, अपना प्रोडक्ट होता है। तो 2.2 ग्राम है, 2.2 ग्राम प्लस वाटर है 0.9 ग्राम। ठीक है, प्लस सोडियम इथेनॉइड का कितना मान रखा हमने, x मान रखा है। ठीक है, ये दोनों ये यहां से क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी। यहां से क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू आप निकाल दोगे, तो x की वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, सोडियम इथेनॉइड का क्या होगा, आपका मास होगा। कैसे यूज किया हमने, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, करके भी देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, अच्छा जी, 5.9 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका 11 और 3.1 प्लस का x। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहां से जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका सोडियम इथेनॉइड का क्या होगा, आपका वेट होगा। ठीक है, तो ऐसे आपके क्या होगा, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, कोई रिएक्शन दे देगा आपको और उसमें पूछेगा कि भाई आपको वेट निकालो।
या फिर ये क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है नहीं कर रही, या फिर ऐसा कोई इस टाइप का कोई आपका एग्जांपल देगा, उसमें पूछेगा कोई रिएक्शन दे दी और उसमें एक का आपका सभी की क्वांटिटी के आपके मास दे दिया और एक की क्वांटिटी के आपके मास का पूछ लिया, तो कैसे करोगे, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट को इक्वल लिखोगे और वहां से जिस क्वांटिटी का आपको निकालना है उस क्वांटिटी को x मान के उसकी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर ये क्या आपका था, एक न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के 2 लॉ पढ़े थे। ये सभी न्यूमेरिकल्स हैं, ये सभी आपको फेयर नोटबुक में आपको नोट करने हैं। ठीक है, फेयर नोटबुक में नोट करते जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉ लिखे थे, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने देख लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया, वो क्या कहता है वो भी हमने देख लिया। दूसरा लॉ कौन सा था आपका, सेकंड लॉ कौन सा था आपका, लॉ ऑफ, बोलो भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, इसको डेफिनेट कंपोजिशन में बोला जाता है, इसको डेफिनेट कंपोजिशन, इसको डेफिनेट कंपोजिशन भी बोला जाता है। ये कहता है क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये कहता है कि जितने भी हमारे पास जो कंपाउंड की फॉर्मेशंस होती हैं उनके अंदर उनका जो रेशियो होता है वो आपका फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है उसका। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो होता है। जितने भी आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कहता है, क्या कहता है, जितने भी आपके पास केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशंस होती है उन केमिकल कंपाउंड्स में जो मास का रेशियो होता है वो आपका फिक्स होता है। ठीक है, देखो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखो, फिर अच्छे से समझेंगे। इट states that all chemical compounds always consist of same element that are combined in the fixed ratio, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो प्रोपोर्शन, या फिर प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसका मतलब क्या है वो देखो, इट स्टेट्स दैट ऑल केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास या फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास। जितने भी आपके पास केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी उनमें मास का रेशियो आपका फिक्स रहेगा, उसमें मास का रेशियो आपका फिक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखोगे, फॉर एग्जांपल CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है भाई, 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना होगा, 32। तो 12:32। तो यहाँ पे क्या था, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 रेशियो क्या लिख सकते हो, इसको 8 भी लिख सकते हो। अब इसका CO2 का जो रेशियो होगा वो हमेशा 3:8 ही रहेगा। चाहे कैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोड्यूस करो, चाहे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आप CO2 प्रोड्यूस करो, या फिर लाइमस्टोन को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करो, इसका रेशियो 3:8 ही रहना है। चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी प्रोड्यूस करो, होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई लाइमस्टोन से आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी तो कुछ रेशियो कुछ और हो जाएगा, या फिर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में से हीट करके और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई तो उसका रेशियो कुछ और हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, रेशियो हमेशा सेम रहेगा। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस करने का तरीका है, जो जरिया है वो कुछ भी रह सकता है, लेकिन उसका रेशियो है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें लिखोगे क्या, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड
3 क्या लिखोगे 3:8 आर फिक्स्ड रेशियो, क्या लिखोगे आर फिक्स्ड रेशियो। ऐसे क्या होगा H2O का, H2O का भी क्या होगा, इसका कितना होगा 2 रेशियो कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 16। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 1:8 होगा। तो ये क्या है आपका आर फिक्स्ड रेशियो होगा, आर फिक्स्ड। वाटर का भी आपका 1:8 ही होगा, रेशियो आपका फिक्स रहेगा, चाहे आप वाटर चाहे कैसे भी सोर्सेज, वाटर का सोर्सेज आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आप वाटर चाहे समुद्र से वाटर लो, चाहे आप वाटर है वो चाहे आप आर वाटर लो, चाहे कुछ भी वाटर लो, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका रेशियो रहेगा वो हमेशा वाटर का क्योंकि वाटर का फॉर्मूला चेंज थोड़ी ना होना है, वाटर का तो फॉर्मूला H2 ही रहना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 रहना है ना, तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। अगर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो इसका रेशियो भी चेंज नहीं होगा, तो रेशियो भी क्या है फिक्स होगा। इसीलिए ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ने ये डेफिनेशन दी कि आपको जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जैसे CO2 है, ये भी क्या है कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उसमें आपका रेशियो रहेगा वो आपका सेम होगा, चाहे आप कहीं से भी कोई भी जरिया हो आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन, मतलब कंपाउंड रहना चाहिए और उसका जो रेशियो है वो आपका क्या रहेगा, आपका हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस बोलता है, ठीक है। ओके, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये आपको डेफिनेशंस लिखनी है, इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करते हैं भाई, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा अपना, इसमें क्या होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे न्यूमेरिकल क्या होगा अपना, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे अपना न्यूमेरिकल है। देखो द परसेंटेज ऑफ 3 एलिमेंट दे रखे हैं, कैल्शियम कार्बन एंड द ऑक्सीजन इन ए सैंपल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन एज, कैल्शियम दे रखा है 40% दे रखा है, कार्बन 12% दे रखा है, ऑक्सीजन 48% दे रखा है, ठीक है। ये कहता है कि इफ द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, मतलब यदि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर ट्रू है तो इसमें करें व्हाट इज द वेट ऑफ दिस एलिमेंट विल बी प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ अनदर सैंपल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का आपका CaCO3। तो इसमें कितने हमारे एटम है, 3 एटम है। देखो मतलब कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास 3 एटम है। तो कैल्शियम वाला एटम है, कार्बन एटम है और एक और ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, ठीक है। तो कैल्शियम दे रखा है, कार्बन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है, उनकी परसेंटेज हमें दे रखी है, ठीक है। तो उनकी परसेंटेज हमें दे रखी है और ये पूछ रहे हैं कि 1.5 ये हमें 40% दे रखी है, 12% दे रखी है, 48% दे रखी है, 1 ग्राम में दे रखी है। और हमें कितने चाहिए 1.5 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम 1.5 ग्राम में कितने सैंपल होंगे, देखो ये 1 ग्राम में दे रखी है आपको, तो आपको 1.5 ग्राम में बतानी है, 1.5 ग्राम में बतानी है, ठीक है। तो आप कैसे सोल्व करोगे, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, मास ऑफ कैल्शियम इन 1 ग्राम ऑफ सैंपल कितनी दे रखी है, 1 ग्राम ऑफ सैंपल कितनी दे रखी है भैया आपके पास 40% दे रखी है, कितनी 40%। लेकिन हमें चाहिए कितनी, मास ऑफ 1.5 ग्राम में। तो मास ऑफ कैल्शियम कितना 1.5 ग्राम में कितना होगा सैंपल, 40% है, तो 40% मतलब 100 डिवाइड बाय 100 और 40% और 1.5 ग्राम कितना होगा 1.5 ग्राम। तो ये जो कैलकुलेशन आएगी आपकी वो होगी आपकी 1 ग्राम ऑफ 1.5 ग्राम में कितना कैल्शियम होगा। इससे देखो कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम है 40% है, लेकिन वो 1 ग्राम में है, हमें किसने पूछा है 1.5 ग्राम में। ऐसे ही हम कार्बन का सोल्व करेंगे कि भाई मास ऑफ कार्बन इन 1 ग्राम में तो कितना है, 1 ग्राम ऑफ सैंपल में तो कितना है आपके पास, 1 ग्राम सैंपल में कितना दे रखा है 12%, ठीक है। और हमें चाहिए किसमें 1.5 ग्राम में। तो मास ऑफ कार्बन इन 1.5 ग्राम ऑफ सैंपल में कितना आएगा आपके पास, वही 12% का क्या होगा 100 गुना में कितना हो जाएगा 1.5 ग्राम। ऐसे ही क्या ऑक्सीजन का कि भाई ये तो मैं लिख दूं डायरेक्ट, भाई मास ऑफ 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा आपके पास
कितना है, 1 ग्राम में कितना है आपके पास 48%, तो 48 डिवाइड बाई 100 गुना कितने, किसने पूछा है 1.5 गुना में 1.5। तो इस तरह से कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का आपका न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल्स हो गए। एक न्यूमेरिकल्स और करके देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है भाई, सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल्स इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में क्या कह रहा है, 0.24 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, सैंपल ऑफ द कंपाउंड में 0.24 ग्राम दे रखा है, जिसमें से बोरोन एंड ऑक्सीजन हमें फाउंड किए गए हैं, जिसमें से बोरोन है आपका 0.096 ग्राम, 0.096 ग्राम, और 0.144 ग्राम आपका क्या है, ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड। देखो कहने का मतलब सिर्फ इसमें ऐसे कुछ है, देखो आपके कई आप परसेंटेज कैसे निकालते हो। मान लो आपके 500 में से, मान लो आपके 500 में से किसी के 250 नंबर आए, 500 में से किसी के 250 मार्क्स आए, ठीक है। अब 250 मार्क्स आए, आप इसको क्या करोगे, इसमें परसेंटेज निकालोगे। तो कैसे परसेंटेज निकालोगे, 250 डिवाइड बाई कितना, 500 गुणा का 100। तो यहां से आपके कैसे निकलती है, परसेंटेज निकलती है। ऐसे क्या है, टोटल हमारे पास 0.24 ग्राम सैंपल दे रखा है, टोटल हमारे पास 0.24 ग्राम सैंपल दे रखा है। इसमें से ठीक है 0.096 क्या है, बोरोन है, और 0.144 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमें परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मान लो आपके पास क्या है, हमें मास, हमें क्या है, परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालनी है। ठीक है, तो बोरोन की परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, बोरोन की परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, क्योंकि बोरोन हमारे पास कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.096। ठीक है, और टोटल कितना है, जैसे 500 में से 250 मार्क्स आपके आए तो 250 लिखोगे ऊपर, और बटे में क्या लिखोगे, टोटल। ऐसे ही टोटल इसने बोरोन का अमाउंट कितना है, 0.096, और टोटल अमाउंट कितना है 0.24। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना लिखोगे, 0.24 इंटू में क्या कर दोगे आप 100। तो ये यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, परसेंटेज ऑफ बोरोन निकल जाएगी। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो मेरे साथ साथ निकालो भाई, परसेंटेज ऑफ क्या किसने निकाली, ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी रखी है, 0.144 ग्राम। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, 0.24 इनटू में क्या कर दोगे 100। जैसे हम परसेंटेज निकालते थे वैसे परसेंटेज का फॉर्मूला पूछा है भाई। टोटल अमाउंट आपकी सैंपल है वो टोटल है इतना दे रखा है, जिसमें से आपका बोरोन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, और उनकी परसेंटेज आपको निकालनी है। ठीक है, ऐसे मान लो जैसे 500 में से 250 मार्क्स किसी ने लिए। ठीक है, ऐसे 500 में से मान लो किसी ने 300 मार्क्स। देखो 2 बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, 500 में से एक बच्चे गए 250 मार्क्स, एक बच्चे गए 300 मार्क्स। तो हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी। तो परसेंटेज ऑफ 300 वाले की परसेंटेज कैसे निकाल, 300 बटा 500 गुणा 100। ऐसे ही बोरोन की हमने कैसे निकाला, 0.096 डिवाइड बाय टोटल गुणा 100। ऐसे 250 वाले की निकालनी है तो 250 बटे 500 गुणा 100। ऐसे ही हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो ऑक्सीजन की कितनी है, 0.144 अपॉन टोटल 0.24 इंटू 100। ऐसे परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड निकालनी है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बेस पे न्यूमेरिकल इस तरह के आते हैं आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास दोनों लॉ हो गए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया है, उसके न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हो गया, उसका मेन न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का जो पार्ट है वो खत्म होता है। ठीक है, ओके। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।